फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 5-6 वीडियो डाल चुकी हूँ हिंदी लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आप पहले उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 214 क्वेश्चन तक हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 215 क्वेश्चन। चंद्रयान की रचयिता है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मंजन। चंद्रयान की रचयिता कौन है? चलते हैं आंसर देखते हैं। आपने टिक कर लिया होगा आंसर। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी। चंद्रयान की रचयिता कौन है? डी है, मुल्ला दाऊद है। चंद्रयान की रचयिता मुल्ला दाऊद है। आप ऐसे याद रखिए ट्रिक के थ्रू कि दाऊ चंद्रयान, दाऊ का चंद्रयान है। दाऊ का चंद्रयान है मतलब हमारे जो दाऊ हैं दादा, उनका क्या है? चंद्रयान है। उन्होंने ऐसे बताया था कि उनका चंद्रयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ट्रिक के थ्रू आप याद रखिए, हर एक लाइन को इमेज बना के दिमाग में रखिए। द्विवेदी युग नामांकरण किया गया? किसके नाम पर द्विवेदी युग का नामांकरण किया गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो किसके नाम पर द्विवेदी युग का नामांकन किया गया? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं देखते हैं आंसर कौन सा है। आंसर है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामांकन किया गया है। इसकी ट्रिक याद रखिए कि जो महावीर हैं उन्हीं के नाम पर तो युग का नाम रखा जा सकता है। देखिए आप कंफ्यूज होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में, तो आप याद रखिए जो महावीर हैं उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामांकन किया गया है। जो वीर होते हैं उन्हीं के नाम पर तो युग का नाम रखता है। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई देती है? छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ती है? किसकी रचनाओं में दिखलाई पड़ती है? सुमित्र नंदन पंत की कविताओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में, श्रीधर पाठक की रचनाओं में। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसकी रचनाओं में दिखाई देती है? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद की रचनाएं सबसे पहले दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद का मुकुट रखे हैं मुकुटधर पांडे सबसे पहले छायावाद का मुकुट किसने पहना? मुकुटधर पांडे ने। ऐसे ट्रिक के थ्रू हर एक क्वेश्चन के लिए एक लाइन को इमेज बना के उस पर थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए, वह क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा। एक दूसरे से भिन्न नए विचार एवं रचनाएं, शैलियाँ के जो 7 कवि हैं, प्रयोगवाद के 7 कवि हैं के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। देखिए 7 कवि जो प्रयोगवादी हैं उनको भी आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है, क्योंकि अगर आप किसी से 1 नंबर ज़्यादा पाना चाहते हैं, सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, 1-2 नंबर में ही आपका पीछे नाम रह जाता है, तो आपको ऐसी चीज़ें जो कठिन लगती हैं, जैसे कि प्रयोगवाद के कवि, प्रगतिवाद के कवि हैं तो बहुत सारे 7-8 जो प्रमुख हैं उनको ट्रिक के थ्रू याद रख लीजिए, क्योंकि हमेशा प्रयोगवाद से एक क्वेश्चन आता है कि प्रयोगवाद के कवि 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा प्रयोगवादी कवि नहीं है, या फिर 4 में से एक कौन सा प्रयोगवादी कवि है, कौन सा प्रगतिवादी कवि है। तो उनको भी ट्रिक के थ्रू आप याद रख लीजिए, या फिर आप कमेंट कीजिए तो मैं उसको ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एक दूसरे भिन्न कवि, तो चलते हैं कौन से तार सप्तक हैं? पहला तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक है, तार सप्तक है या तार सप्तक है? दोनों देखिए अंतर है, दोनों तार सप्तक में अंतर है। यहाँ पर ये सा है,
यहाँ पर ये सा है। आंसर आपने देख ही लिया है। आंसर है डी, तार सप्तक। मतलब प्रयोगवाद के कवि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इस वाले तार सप्तक में उनकी रचनाएं क्या होती हैं, संग्रह होता है रचनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयशंकर प्रसाद, मोहनदास नैमिषारण्य, चियरोज सह बेचैन। देखते हैं आंसर आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर पर। आंसर है बी, मोहनदास नैमिषारण्य की रचना है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इदनमम रचना किसकी है? ममता कालिया की, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल, मैत्रेय पुष्पा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है डी, मैत्रेय पुष्पा की रचना है इदनमम, मैत्रेय पुष्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद का मोहतेरा लेखक है यशपाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, अमृत राय। तो चांद का मोहतेरा किसकी रचना है? आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर है सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, एक बार फिर से रिपीट हुई है रचना। तो आप ऐसे याद रखिए कि गजानन भगवान की जो सूंड होती है वह कैसी है? टेढ़ी होती है। चांद तो मुँह जैसा है, चांद मुँह उनका मुख है जो चंद्रमा जैसे है, लेकिन सूंड जो है टेढ़ी है। मतलब गजानन भगवान का मुंह टेढ़ा है। ऐसे ट्रिक के थ्रू आप याद रख लीजिए गजानन भगवान की चांद तो कैसे, मुख तो चांद जैसे है लेकिन उनकी सूंड टेढ़ी है। तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऐसे ट्रिक के थ्रू आप याद रखिए। रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, आपको याद होना चाहिए रचनाकार। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, स्वर्ण धूलि। चलते हैं आंसर देखते। आंसर है डी, स्वर्ण धूलि। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना स्वर्ण धूलि नहीं है। बाकी रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका ये सारी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 223 क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने खालिस्तान नाटक की रचना की। अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राज मुकुट। जयशंकर प्रसाद के नाटक पूछे गए हैं आपसे, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते आंसर की तरफ। आंसर है ए, अजातशत्रु। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने अजातशत्रु की नाटक की रचना की। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आप ट्रिक के थ्रू याद रखिए। ट्रिक क्या है कि जो भगवान शंकर का भक्त होता है उसके कभी शत्रु नहीं होते। अजातशत्रु का मीनिंग क्या होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। तो अजातशत्रु रचना जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि कौन है? मीराबाई, नाभादास, सूरदास, बिहारी लाल। तो सबको पता है कि मीराबाई, नाभादास, सूरदास कौन है? भक्तिकालीन कवि हैं। बिहारी लाल रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी रीति, देखिए बिहारी में भी रहा है, बिहारी में भी रहा है, रीतिकाल में भी रहा है, दोनों में रहा। ऐसे किसी भी ट्रिक के थ्रू आप दिमाग में इमेज बना के रखिए ताकि आपको याद रहें चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है? ब्राह्मण, समन्वय, हिंदी प्रदीप, माधुरी। तो इलाहाबाद से संबंध पूछा गया है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है बी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का संबंध इलाहाबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। सरस्वती पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया है। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है सी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती किसके पास रहती है? जो महावीर रहते हैं, वीरों के पास ही तो सरस्वती रहती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास, द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लोककांड। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। आप देख लीजिए, आंसर टिक कर लीजिए। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। तो आंसर देखते हैं कौन सा है। आंसर है बी, पहले बालकांड आएगा, फिर अयोध्याकांड आएगा, फिर सुंदरकांड आएगा, फिर लंकाकांड आएगा। आप याद रख दीजिए कि भगवान रामचंद्र पहले क्या थे? बालक थे। बालक होके कहाँ पर? अयोध्या में जन्म लिए। फिर उसके बाद बहुत सुंदर लगे तो सुंदरकांड हुआ। फिर उसके बाद लंका गए रावण को मारने के लिए। तो क्रम ऐसे ही याद रखिएगा। पराधीन सपनहुँ सुख नाहि, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, तुलसीदास की दोहा है ये रामचरितमानस से। पराधीन सपनहुँ सुख नाहि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष। तो आप अगर इनके बारे में जानते हैं, तुलसीदास जी के बारे में, तो आपने टिक कर लिया होगा कि आंसर सी है, क्योंकि लोकमानस का कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को। रामचरितमानस की जो रचनाकार हैं तुलसीदास जी, उन्हें लोकमानस का कवि कहा जाता है। तो मानस के हंस किसको? गोस्वामी तुलसीदास को ही कहा गया है। और अमृतलाल ने इनकी जीवनी में इनको लिखा है, जीवनी का आधार बनाया है मानस के हंस में। भेजे मन भावन के, उद्धव के आवन के, सुधि बजी गावन के, मैं पावन जबई लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास है, नंददास है, कुंभनदास है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं इन पंक्तियों के रचनाकार। जो अच्छी अच्छी पंक्तियाँ होती हैं उनके रचनाकार भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव के बारे में लिखा है उद्धव शतक। उनकी कुछ उद्धव पर रचना है जिसकी ये पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है डी, छायावाद को डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने। आप जो योगों के नाम है उनका नामांकन है, किसने क्या नाम रखा, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है डी, मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल सांकृत्यायन इसके रचयिता हैं। राहुल भैया तिब्बत गए, ऐसे याद रखिए, राहुल भैया तिब्बत गए। त्यागपत्र उपन्यास, क्योंकि इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ज़रूर लिखिए, बनाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जब दोबारा से तैयारी भी नहीं हुई तब भी आप पहले देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट बिंदु याद रहेंगे कि इनको अच्छे से देखना है, इनका क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा कि इनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए थे, मतलब इनके इर्द गिर्द के क्वेश्चन हमको अच्छे से पढ़ना है। तो
एक बार क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस ईयर, उसके बाद आप लिटरेचर पढ़िए तो आपको पता रहेगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको कहाँ दिमाग में रखनी है। चलते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं, चलते हैं आंसर की तरफ, जैनेंद्र है। तो जैनेंद्र ने त्यागपत्र दे दिया जीतने के लिए। ऐसे ट्रिक के थ्रू आप याद रखिए, हर चीज़ को एक ट्रिक बना के आपको लगता है कि याद नहीं रहेगा, आप विश्वास रखिए आपके दिमाग के ऊपर को आपको ज़रूर याद रहेगा। जैसे मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, ऐसे सेंटेंस को कनेक्ट करते जाइए, दिमाग में इमेज भी आपको बनाना है। और जैसे आप परीक्षा के टाइम जैसे आप बैठेंगे और आपको कन्फ्यूजन होगा कि यशपाल अगे, उपेंद्र अस्क, जैनेंद्र कौन थे त्यागपत्र के, तो आपको वो सेंटेंस याद आएगा कि जैनेंद्र ने त्याग दे दिया, काय के लिए? जीतने के लिए। तो बस थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी इमेज बना के आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आप ज़िंदगी कभी नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएंगे। और पेपर पास करना है आपको तो पेपर निकालना है, उसके बाद आपसे कौन पूछता है कौन सी रचना किसकी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी किसने लिखा था? चलते हैं आंसर की तरफ, आंसर देखते हैं। गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीता मुखर्जी चटर्जी। तो किसने लिखा था? आप आंसर तक पहुंच गए होंगे, चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा मैथिली शरण गुप्त ने? साकेत, जयद्रथ, कात्यायनी, यशोधरा। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा मैथिली शरण गुप्त ने? बी, कात्यायनी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बताइए आप कमेंट करके, किसकी रचना है कात्यायनी? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, मतलब मैथिली शरण गुप्त ने कात्यायनी, बाकी साकेत इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है साकेत, जिसको आपको याद रखना है कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा मैथिली शरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आपको इनको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त की। और कात्यायनी जो है जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, पृथ्वीराज रासो, रामलाला लहचू, अल्लाह उदल। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता है चंद्रवरदाई। तो आपको इसके रचयिता और प्रमाणिक ग्रंथ दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। निर्मला नाटक है क्या? चिता के फूल कहानी है, वरदान निबंध है, भारत की दुर्दशा उपन्यास है। तो थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ आपको, आप इनको टिक कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, आंसर क्या है? बी है, देखते हैं। आंसर बी है, मतलब निर्मला जो 4 नंबर है, भारत की दुर्दशा एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। फिर तीसरा क्या है? निबंध, ये क्या है? चिता के फूल
एक निबंध है। दूसरा क्या है? वरदान, ये एक कहानी है। निर्मला एक उपन्यास है। तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चिता के फूल क्या है? निबंध है। वरदान क्या है? कहानी है। भारत की दुर्दशा एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? निराला है, सूरदास है, जायसी है, बच्चन है। तो मधुशाला किसके द्वारा रचित है? आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है सी, बच्चन। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उनकी रचना है ये मधुशाला। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे वो कवि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को नीरज, रश्मि, नीहर, यामा। महादेवी वर्मा की एक फेमस रचना है, आंसर आपने देख ही लिया है। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि महादेवी यामा पर बैठकर ज्ञान लेने गई। महादेवी यामा पर बैठकर ज्ञान लेने गई। तो आपको ट्रिक के थ्रू याद रहेगा कि उनकी कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। 250। देखिए पुनः रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो बिहारी रीतिकालीन कवि है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। तो आपको उनके रचनाकार सुमेलित करना है। भक्ति है ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, किसकी पंक्तियां हैं? हम राज्य लिए मरते हैं, यह उपमान मैले हो गए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सैन करे भवने हंसे, दैन कहे नटी जाए। भगवान कृष्ण की बातें करने के लिए राधिका जी ने उनकी मुरली छिपा ली है ताकि ये हमसे बात करें, और बार बार कृष्ण भगवान उनसे मांग रहे हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। तो बताइए आप किस किस की पंक्तियाँ हैं ये। चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहाँ पर आंसर है डी। आंसर डी है 4 3 1 2। ABCD 4 3 1 2। देखते हैं। भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। हम राज्य मिले लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ये उपमान मैले हो गए, अज्ञेय के शब्द हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी छिपा है, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। तो आपको याद रखना है भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस के दोहे में से ली गई है। हम राज्य लिए मिलते हैं, मैथिली शरण गुप्त, ये उपमान मैले हो गए, अज्ञेय की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कात्यायनी महाकवि के रचितक कौन है? महाकाव्य है, कात्यायनी एक महाकाव्य है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। किसके बारे में इसमें बात की गई है? तो आपको यह भी याद रखना है कि कात्यायनी क्या है। चलते हैं आंसर देखते हैं। आपने टिक कर लिया होगा आंसर। आंसर है सी, कात्यायनी
जयशंकर प्रसाद की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये, आप याद रखिए कि जयशंकर भगवान ने कामदेव को क्या मारा था, एक भस्म किया था कामदेव को, तो ऐसे याद रखिए कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्यादा किस युग के प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा छाया उत्तरकाल युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग। तो मर्यादा, चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, भारतेंदु युग की पत्रिका थी, प्रसिद्ध पत्रिका थी कौन सी? मर्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना माटी की मूरत किस साहित्य की विधा से संबंधित है? देखिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है और दोबारा से फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप पहले जाके देखिए मेरे इससे पहले वाले वीडियो जिससे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन पुनः बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर अगर बनता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने वाले के सामने ज़रूर होते हैं। भले ही ये सारे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो 30 से 40% पेपर में आपको वह क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सारी परीक्षाएं देखिए आप, हिंदी लिटरेचर जिसमें आता है उनके क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी जो एग्जामिनर है ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनाता, किसी परीक्षा का पेपर ऐसे ही नहीं बन जाता भैया। नौकरी का लगती है, उससे इंसान की सिलेक्शन होता है, तो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जब आप हिंदी लिटरेचर क्वेश्चन लगा के आप हिंदी लिटरेचर को पढ़िएगा, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर हमको याद रखना है, कौन सी चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है। आप लिटरेचर पढ़ते जाएंगे तो आपको फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चलती जाएंगी कि कौन से रचनाकार, कौन से कवि, कौन सी रचनाएं, कौन से पुरस्कार हमको याद रखना है। इसलिए पहले आप क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। सारे वीडियो इसी चैनल पर हैं, तो आप देखकर पुराने जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन है लिटरेचर के आप ज़रूर सारे पढ़िए, उसके बाद आप लिटरेचर पढ़ना शुरू कीजिए। चलते हैं, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना माटी की मूरत किस साहित्य की विधा है? क्या है माटी की? राम वृक्ष, आप इनकी रचना, अच्छा इससे पहले ये क्वेश्चन आया था कि माटी की मूरत जो है किसकी रचना है, तो आप याद रखिए कि वृक्ष कहाँ पर होते हैं? माटी में होते हैं। इसे राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना माटी की मूरत है। अब इनसे देखिए दोबारा से फिर, मतलब उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अभी इससे पहले पूछा गया था कि माटी की मूरत किसकी रचना है, इससे पहले जो पेपर हमने सॉल्व किए थे। लेकिन आज पूछा गया है कि माटी की मूरत किस साहित्य की विधा है, तो आपको विधा, अगर वह रचना अगर पूछी गई है तो उसकी रचना का, उसमें क्या बात की गई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यही तैयारी करने का तरीका है। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ए, रेखा चित्र है। जो माटी की मूरत है राम वृक्ष बैनीपुरी की, वो एक रेखा चित्र है। तो आपको ये देखिए, आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक हुई कि राम वृक्ष बैनीपुरी इम्पोर्टेंट है, दूसरी उनकी रचना इम्पोर्टेंट है माटी की मूरत, तो आपको ट्रिक बना के उसको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ है वो, तो आपको उसकी रेखा चित्र, यात्रा, नाटक, उपन्यास, ये भी याद रखना है। तो ऐसे आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो ऐसे अंधों की तरह पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ लो नहीं। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, फिर उसके बाद उनको याद रखिए। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो चलते हैं आंसर देखते क्या है। आंसर है ए, भारतेंदु युग की क्या है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, परीक्षा गुरु, आनंदमठ, गबन, तितली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है ए, परीक्षा गुरु। देखिए, गुरु की परीक्षा हो गई तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, गुरु की परीक्षा जब पहले हो गई, तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक बना लीजिए।
किसी भी एक सेंटेंस को कनेक्ट कर लीजिए। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। सबसे पहले गुरु की परीक्षा हुई हिंदी के मौलिक उपन्यास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साकेत का महाकाव्य के रचयिता पूछे गए। देखिए मैंने आपको बताया था कि साकेत इम्पोर्टेंट है, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्र नंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त है, नागार्जुन है। तो चलते हैं आंसर देखते कौन है। आंसर है सी, मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचयिता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। द्विवेदी युगीन रचना है जय भारत, तो इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बाल मुकुंद गुप्त है, श्रीधर पाठक है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। द्विवेदी युग के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। द्विवेदी युग के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। द्विवेदी युगीन रचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध किया है, या जाति प्रथा का खंडन किया है स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है। चलते आंसर देखते हैं क्या है। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया है, हिंदू मुसलमान पाखंड का खंडन किया है, जाति प्रथा का खंडन किया है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता का बात कबीरदास जी ने नहीं की। आंसर की तरफ चलते हैं। सी, देखिए आंसर सी है, मतलब उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता के बारे में बात नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, संयुक्त काल। तो देखिए आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल तो है, लेकिन संयुक्त काल जैसे काल कोई नहीं है। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। रामानंद दास, वल्लभाचार्य, रामदास, विठलनाथ। तो आपको गुरु भी याद रखना है। सूरदास जी के गुरु कौन थे? चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है सी, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। तो आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है कि भगवान जो वल्लभ थे वह कौन थे? सूरदास थे, उनको गुरु माना। वल्लभाचार्य बलदाऊ भैया थे ना, कृष्ण और बलदाऊ भैया, तो बलदाऊ भैया भगवान सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के लिए बहुत सारी रचनाएं की हैं, इसलिए उनके छोटे भाई वल्लभ, क्या नाम है उनका, बलदाऊ जी, उनके गुरु बन गए। ऐसे ट्रिक के थ्रू बस दिमाग को याद बस रखवाना है किसी भी तरीके से। निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? रहीम, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। तो ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, इनको आपको इनकी कवि जरूर याद रखना है। चलते हैं, रहीम, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। तो ये चलते हैं सी, कबीरदास जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। ज्ञानाश्रय शाखा अलग है, सूफी कवि अलग है, संत कवि अलग है। तो सूफी और संत कवि, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा कौन है? कबीरदास है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, अन्यकाल। देखिए तीसरी बार पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पृथ्वीराज रासो से। तो चलते हैं देखते हैं किसकी रचना है। आदिकाल की, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता आप कमेंट करके बताइए, याद करके बताइए अभी कि इसके क्योंकि रचनाकार पूछा जाएगा किस काल की रचना, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, फिर भक्ति काल, फिर किस काल का पूछा गया, रचनाकार पूछे गए। हंस पत्रिका के मतलब इसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन आपको याद रखना है जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे?
प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, निराला, अगे। तो हंस पत्रिका जो थी प्रेमचंद्र थे, मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों रॉन्ग लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, सेवा सदन। मतलब एक प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास जिसको पूरा नहीं कर पाए थे, इससे पहले वह स्वर्ग सिधार गए थे। तो चलते हैं देखते हैं उसका कौन सा है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र उनका एक अधूरा उपन्यास है। आपको याद रखना है कि मंगलसूत्र को पूरा नहीं गुथ पाए मुंशी प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, ज्ञानोदय, कल्पना। चलते हैं आंसर की तरफ। कवि वचन सुधा, निम्नलिखित पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका प्रकाशित की थी वह कौन थी? कवि वचन सुधा। भारतेंदु, भारत के इंदु ने क्या कवि वचन, कवि के जो वचन हैं उनको सुधा बन के मतलब अमृत की तरह प्रकाशित करवाए थे। ऐसे कुछ भी ट्रिक बना के आप इसको याद रखिएगा। रीति काल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, श्रृंगार काल, उद्धव काल, संक्रांति काल। तो रीति काल का अन्य नाम आपसे पूछा गया है। चलते आंसर की तरफ। आंसर है सी, श्रृंगार काल। रीति काल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। श्रृंगार काल, रीति काल को मतलब इसमें सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। रीतिकालीन कवियों ने जो रचनाएं की हैं उसमें क्या है? श्रृंगारिक रचनाएं की हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता, इस वजह से इसका नाम ही श्रृंगार काल पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ज्योतिश्वर ठाकुर की है, किशोरी दास वाजपेयी की है, अयोध्या से उपाध्याय की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ठेठ हिंदी का ठाठ की रचनाकार हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ याद रखिए, अयोध्या में ठेठ हिंदी बोली जाती है, अयोध्या में ठेठ हिंदी बोली जाती है। ऐसे आप ट्रिक के थ्रू इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, युगवाणी, लोकयातन, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? चलते हैं आंसर। देखिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी याद रखते हुए चलना है। तो आंसर है डी, चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, समासोक्ति है, अन्योक्ति है, रूपक काव्य है। पद्मावत क्या है? पद्मावत क्या है? चलते हैं आंसर सी, समासोक्ति है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है समासोक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गबन किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। गबन उपन्यास जो है किसका है? श्याम सुंदर दास का है, रामचंद्र शुक्ल का है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं सी, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है गबन। इसके आपको गबन के जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, उनको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का फेमस उपन्यास है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, गांधी की है, केशवदास की है। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? चलते हैं आंसर देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर
रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की। तो ट्रिक के थ्रू आप याद रखिए कि कुरुक्षेत्र जो पांडवों के समय पर युद्ध हुआ था जहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी रचना किसने की थी? राम जी ने की थी। ऐसे याद रख लीजिए। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा यशपाल की, सुमित्रानंदन पंत की, भगवती शरण वर्मा की, अमृतलाल नागर की। चित्रलेखा किसकी रचना है? चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो माँ भगवती के लिए चित्र लिखा गया, चित्र बनाया गया, रंगोली बनाई गई, ऐसे करके याद कर लीजिए। यामा किसकी रचना है? फिर से रिपीट हुआ। अभी देखिए, इससे पहले यामा से ये पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो अब ये पूछा गया है कि यामा किसकी रचना है। तो देखिए, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमे। चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है बी, महादेवी वर्मा को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था। तो यामा किसकी रचना है पूछा गया है। अभी पूछा गया था कि महादेवी वर्मा को किन रचनाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऐसे ट्रिक के थ्रू आपको याद रखना है कि महादेवी वर्मा यामा पर बैठकर ज्ञान लेने गई, ताकि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी याद रहेगा, महादेवी वर्मा भी याद रहेगी और उनकी रचना भी याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, प्रेमचंद है, कलहड़ है। तो गीतांजलि के जो रचयिता हैं, चलते हैं आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर है जो गीतांजलि के रचयिता हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। आपको याद रखना है कि रवि ने गीता पढ़ी। किसने गीता पढ़ी? रवि ने गीता पढ़ी, रविंद्र ने गीता पढ़ी। ऐसे सेंटेंस को 2-4 बार याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 275 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इससे पहले वाले वीडियो मेरे जो इसी चैनल पर हिंदी लिटरेचर के डले हुए हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर आ रही है तो हिंदी ग्रामर भी मैंने इसी चैनल पर वह प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सारे प्रीवियस ईयर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन करवाए हैं, साथ ही ट्रिक के थ्रू ट्रिक भी बताई है उसमें। जैसे समास की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, संधि के लिए ट्रिक बताई है, संज्ञा के लिए ट्रिक बताई, साथ ही साथ ओल्ड ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आप जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। यूट्यूब पर चैनल कहाँ गुम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं सारा ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट डालती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।